नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विस्फोट की जिसने भारत की राजधानी के दिल को हिला दिया। 10 नवंबर की शाम जब दिल्ली का आसमान हल्के अंधेरे में ढल रहा था, लाल किले की दीवारों के पास एक सफेद Hyundai i20 खड़ी थी, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन उसके भीतर छिपा था मौत का जाल। घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे थे। सड़क पर रोज की तरह भीड़ थी। कुछ लोग मेट्रो से उतर रहे थे, कुछ अपनी दुकानों की ओर लौट रहे थे और कुछ पर्यटक उस ऐतिहासिक लाल किले को निहार रहे थे जिसने सदियों से दिल्ली की गवाही दी है। लेकिन तभी एक गूंज, एक धमाका और सब कुछ पल भर में राख में बदल गया। आवाज इतनी तेज थी कि पुरानी दिल्ली की गलियों तक कंपन महसूस हुआ। आसपास खड़ी गाड़ियां उड़ गईं, दुकानें चकनाचूर हो गईं और सड़क पर पड़े शरीरों को देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। यह कोई मामूली हादसा नहीं था, यह एक मैसेज था डर का, साजिश का और चुनौती का। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धुएं से आसमान काला हो चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ मदद के लिए भागे और कुछ अपने लापता परिजनों को तलाशने लगे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की सायरन उस शोर में उम्मीद की तरह गूंज रही थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। कार के टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे, हर हिस्से से मानो कोई कहानी निकल रही थी। फॉरेंसिक टीम ने जब मलबे को खंगालना शुरू किया तो उन्हें विस्फोटक के ऐसे नमूने मिले जो सामान्य नहीं थे। NFSL यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को तुरंत सैंपल भेजे गए और प्राथमिक रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। यह धमाका किसी सिलेंडर या पेट्रोल टैंक से नहीं हुआ था। यह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IE से किया गया ब्लास्ट था। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जब यह पाया कि यह विस्फोट योजनाबद्ध था तो कुछ ही घंटों में मामला UAPA और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। NIA, NSG और स्पेशल सेल तीनों एजेंसियां एक साथ मैदान में उतर गईं। लेकिन फिर सवाल उठा, कौन था वो जो इस ब्लास्ट की गाड़ी चला रहा था? CCTV फुटेज की जांच शुरू हुई और कैमरे ने जो दिखाया उसने इस केस की दिशा ही बदल दी। एक शख्स सफेद शर्ट में कार के पास कई बार आता जाता दिखाई दिया। वो कार में कुछ रखता, बाहर निकलता, फिर अंदर जाता और फिर कुछ देर बाद वो गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती और कुछ घंटे बाद वो धमाका। फुटेज की क्लैरिटी बढ़ाई गई और पहचान हुई। नाम था मोहम्मद उमर। नाम सुनने में पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति जैसा लगता है। कभी वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक छोटे से अस्पताल में डॉक्टर था। लोग कहते हैं कि उमर शांत, सुलझा हुआ और मददगार इंसान था। लेकिन दोस्तों, यही वो चेहरा है जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, यानी वो आतंकवादी जो हाथ में बंदूक नहीं बल्कि लैपटॉप और मेडिकल बैग रखता है। जांच एजेंसियों को पता चला कि उमर कुछ महीनों से फरीदाबाद में रह रहा था। एक निजी लैब में काम करने का बहाना बनाकर वो यहां अपने नेटवर्क को संभाल रहा था और इसी दौरान फरीदाबाद पुलिस ने कुछ महीने पहले एक टेरर फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। छापों में विस्फोटक और हथियार मिले थे और अब जांच में पाया गया कि उनमें से कुछ का लिंक उमर से भी था। CCTV फुटेज से लेकर फोन रिकॉर्ड्स तक सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। ब्लास्ट के दिन उमर के फोन से कई कॉल्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों पर ट्रेस हुई। उसके बैंक अकाउंट से कुछ संदिग्ध लेन देन सामने आए जो हवाला रूट के जरिए बाहर के खातों तक पहुंच रहे थे। दोस्तों, NIA को जो सबसे बड़ा सबूत मिला वो था कार के अंदर से बरामद मोबाइल फोन की सिम। उस सिम पर कॉल्स के पैटर्न ने यह साफ कर दिया कि यह हमला अकेले किसी लोकल ग्रुप का काम नहीं था। इसमें शामिल थे जैश-ए-मोहम्मद के वो शेडोज जो पुलवामा के बाद अब फिर दिल्ली की दीवारों तक लौट आए थे। जांच ने जो कहानी बुनी वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उमर ने यह हमला सिर्फ अंजाम नहीं दिया बल्कि इसे खुद अपने अंत से जोड़ा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिले ह्यूमन टिश्यू और DNA सैंपल्स से संकेत मिले कि उमर खुद उस धमाके में मारा गया। यानी यह था फिदायनी अटैक, आत्मघाती हमला जो सीधे पुलवामा के तर्ज पर किया गया। अब सवाल उठा, क्या यह हमला सिर्फ दिल्ली में दहशत फैलाने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है? जांच एजेंसियां मानती हैं कि यह एक ट्रायल था, एक टेस्ट रन। दिल्ली में छोटा ब्लास्ट करके यह देखना कि सिक्योरिटी रिस्पांस कितना तेज है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अगला निशाना कुछ और बड़ा हो सकता था। उमर की कार का चेचिस नंबर ट्रैक किया गया। वो हरियाणा के एक डीलर से खरीदी गई थी, लेकिन 2 बार ओनरशिप बदली गई ताकि पहचान छिपाई जा सके। कार में जो विस्फोटक मिला वो RADX, अमोनियम नाइट्रेट और कार्डियक्स का मिश्रण था। ठीक वैसा ही जैसा 2019 के पुलवामा ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, जैसे जैसे लाल किला ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ी,
वैसे वैसे खुलने लगे आतंक के वो धागे जो दिल्ली से निकलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जा पहुंचे। एनआईए को उमर के फोन से मिली चैट्स ने साफ कर दिया, यह हमला किसी अकेले भटके डॉक्टर का नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के एक फुल स्केल ऑपरेशन का हिस्सा था। फोन रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान के बहावलपुर का नाम आया। बैंक ट्रांजैक्शन बांग्लादेश से जुड़े मिले और विस्फोटक पैटर्न हूबहू पुलवामा जैसा। यानी दिल्ली में हुआ यह ब्लास्ट दरअसल पुलवामा पार्ट 2 की रिहर्सल थी। एनआईए ने फरीदाबाद के उस फ्लैट से लैपटॉप, सिम कार्ड और केमिकल्स बरामद किए जिनमें ऑपरेशन दिल्ली डॉन नाम की फाइल मिली। उस फाइल में दिल्ली के पर्यटन स्थलों के मैप थे। यानी योजना सिर्फ लाल किले तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह तो एक संदेश था कि आतंकी फिर लौट आए हैं और अगला निशाना कहीं भी हो सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद मौके का जायजा लिया। पीएम मोदी ने देर रात सुरक्षा समीक्षा की और पूरे देश में हाई अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, हर बड़े शहर में सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई। साथ ही एनआईए और एनएसजी ने इस केस को व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की पहली बड़ी चेतावनी बताया। अब राजनीति भी गर्म हो गई। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि राजधानी में इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, जबकि सरकार का दावा है यह भारत की एकता को तोड़ने की नाकाम कोशिश थी, जिसका जवाब अब सख्ती से दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान हमेशा की तरह इससे पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन एनआईए के पास मौजूद सबूत, चैट्स, फंडिंग ट्रेल और कॉल डिटेल्स सब सीधे पाकिस्तान की जमीन की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक डॉक्टर की है जो कभी जिंदगियां बचाता था, लेकिन आज उसी ने मासूमों की जान ली। यह सिर्फ मोहम्मद उमर की कहानी नहीं, बल्कि उस जहर की कहानी है जो मजहब के नाम पर फैलाया जाता है। वो जहर जो किताबों से नहीं, ब्रेन वॉशिंग की लैब्स से निकलता है। लाल किले के बाहर रखे फूल अब सिर्फ 9 लोगों की याद नहीं है, वो इस बात की याद है कि आतंक का कोई धर्म नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक मकसद होता है, भारत को तोड़ना। अब सवाल आपसे, क्या हम एक और उमर को अपने बीच पनपने देंगे? क्या हम फिर वही गलती दोहराएंगे जो पुलवामा के बाद भूल गए थे? अगर नहीं, तो अब वक्त है जागने का, सख्त होने का और उन ताकतों को पहचानने का जो हमारे ही भीतर छिपी हैं। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं थी, यह एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें हमारे अंदर से टूटती सुरक्षा की असलियत दिखा रहा है। एक डॉक्टर जिसने जीवन बचाना चाहिए था, वही आज हमारे बीच मौत का कारण बन गया। एक साधारण सी दिखने वाली कार ने इतिहास की दीवारों के पास मानवता पर वार किया और जो नेटवर्क सामने आया है वह अब सिर्फ स्थानीय नफरत नहीं रहा, यह एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय जाल का हिस्सा है जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें भीतर से खोखला करना चाहता है। हमें अब भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं, बल्कि ठोस फैसलों, बेबाक जांच और सामूहिक सतर्कता की जरूरत है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संदिग्ध हरकतों की रिपोर्ट करे, हमारी एजेंसियों को सही समय पर सूचनाएं दे और कट्टरता के किसी भी अंश को घर में पनपने न दे। सत्ता को भी चाहिए कि वे कानून और नीतियों को कड़ाई से लागू करें ताकि व्हाइट कलर टेररिज्म के इन्हीं जड़ों को जड़ से उखाड़ा जा सके। आज हमारी चुप्पी नास के किसी की जान की कीमत पर महंगी पड़ सकती है, इसीलिए जागिए, सचेत रहिए और इस देश की एकता के लिए आवाज उठाइए। नमस्कार।